नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज पूछेंगे सरकार और चुनाव आयोग में क्यों हो रहा है टकराव। ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में इनकम टैक्स विभाग ने जिस तरह विपक्षी दलों के नेताओं और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की, उसको लेकर चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग को निष्पक्ष होकर कार्रवाई की सलाह दी थी। लेकिन राजस्व विभाग ने सलाह मानने की जगह चुनाव आयोग को जवाबी चिट्ठी लिखकर कहा कि हमको निष्पक्ष कार्रवाई के मायने अच्छी तरह पता है। वित्त मंत्री जेटली भी अपने विभाग का बचाव करते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल ये है कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी को लेकर चुनाव आयोग की सलाह पर वित्त मंत्रालय को दिक्कत क्या है। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी, हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र तिवारी, हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिंह और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। लेकिन चर्चा से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। चुनावी मौसम में इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की टाइमिंग और एक तरफा कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छापों को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय के बीच भी तनातनी सामने आई है। दरअसल चुनाव आयोग ने बीती 7 अप्रैल को राजस्व सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि चुनाव में अवैध धन के रोकथाम के लिए तटस्थ, निष्पक्ष और बिना भेदभाव की कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने आचार संहिता लागू रहने तक इनकम टैक्स विभाग को छापेमारी से जुड़ी जानकारियां साझा करने की सलाह भी दी थी। लेकिन चुनाव आयोग की सलाह केंद्र सरकार के राजस्व विभाग को खासी नागवार गुजरी। 8 अप्रैल को चुनाव आयोग को जवाबी चिट्ठी लिखते हुए राजस्व विभाग ने कहा कि उसे तटस्थ, बिना पक्षपात शब्दों के मायने पहले से पता है और इन्हें ध्यान में रखकर ही कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग ने उल्टे चुनाव आयोग को चुनाव में अवैध धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कार्रवाई करने और राजस्व विभाग को उसकी जानकारी देने की सलाह दे डाली। आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। कांग्रेस ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए दिल्ली से लेकर भोपाल तक विरोध प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसी आज दबाव डालना चाहती है। वो जानते हैं चुनाव हार रहे हैं, अब इनके पास यही हथकंडे बचे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दबा नहीं सकता। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी को सीएम चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार की साजिश बता चुके हैं। इनकम टैक्स विभाग वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, लिहाजा विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग जांच पड़ताल के बाद ही छापे मारता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में छापे से सरकारी पैसा बाहर निकल रहा है। संस्थागत तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। बहरहाल सवाल ये है कि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी को लेकर चुनाव आयोग की सलाह पर वित्त मंत्रालय को दिक्कत क्या है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या चुनाव आयोग की एडवाइजरी को केंद्र सरकार और उसके विभाग हल्के ढंग से ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पंकज जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक हफ्ते पहले तक तो चुनाव आयोग बहुत ही लचर तरीके से काम कर रहा था, कमज़ोर तरीके से काम कर रहा था, और अचानक बहुत सक्रिय हो गया, ऐसा लगता है उसमें नई जान आ गई है, ऐसा क्या हो गया? अच्छा है, अगर चुनाव आयोग में नई जान आ गई है तो ये तो बहुत ही एक सुखद लक्षण मैं इसको मानता हूँ। देखिए, चुनाव आयोग को ये सरकार जिस तरह से ट्रीट कर रही है शुरू से, आज से नहीं, वो एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर सरकार के कुछ और विचार हैं और चुनाव आयोग के अपने कुछ और विचार हैं। आपको अगर याद होगा कि 2 साल पहले निर्वाचन आयोग ने ये कहा था कि उसको अदालत की तरह ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि अगर कोई उस पर अनावश्यक टिप्पणियां करता है, अगर कोई उस पर अनावश्यक आरोप लगाता है या जानबूझकर उसके निर्देशों की अवहेलना करता है, तो निर्वाचन आयोग को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह अवमानना का मुकदमा चला सके खुद ही और सजा भी दे सके ऐसे व्यक्ति को। उस वक्त मोदी सरकार ने इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसले पिछले साल उठे जब निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वायत्तता को लेकर सरकार के सामने कई मुद्दे रखे, लेकिन उनको भी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। हो सकता है इनमें से कुछ बातें ऐसी हों जो माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन सिरे से चीज़ों को नकार देना इस सरकार की एक आदत है। और निर्वाचन आयोग अगर अब अपनी
अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है और कुछ ऐसे कदम उठा रहा है, तो वो मैं उसे मानता हूं कि वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही सुखद और स्वस्थ लक्षण है। धन्यवाद, धन्यवाद पंकज जी। जितेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा था कि अचानक फुर्ती क्यों आई है? अगर शुरू से ही फुर्ती दिखा रहा होता जिस दिन से चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हुई, तो हम मान लेते कि ये बड़ा सक्रिय चुनाव आयोग है। लेकिन क्या आपको लगता है जो ये फुर्ती आई है, सक्रियता आई है, सतर्कता आई है उनके काम में, ये शायद इस कारण भी आई है कि 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति कोविंद से कहा कि देखिए, लगता है कि ये चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है और हमें इसकी विश्वसनीयता पर ठेस आती नजर आती है। तो क्या इस कारण भी हो सकता है कि अचानक बहुत एक्टिव हो गया है, सरकार को चिट्ठी लिख रहा है? मैं ऐसा समझता हूँ कि कई बार हम लोग चुनाव आयोग को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सक्रिय, निष्क्रिय, एक पक्षीय, सरकार का पिट्ठू, पिछलग्गू, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम लोग उसको डिफाइन करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की जितनी उसको शक्ति दी गई है वो उतनी शक्ति के अनुरूप काम करता है। जैसे पंकज जी कह रहे थे कि हाँ, उसको और जो शक्तियां मिलनी चाहिए उसके लिए सब दल मिलकर काम करें, सब उसके साथ आकर खड़े हों और एक बार तय करें कि इसको ये शक्तियां देनी है। जितने भी चुनाव आयोग के पास आयाम है वो अपना काम करता रहता है। यही बात आपने जो कही कि कुछ 50-60 लोगों ने लिख कर दिया है, सवाल उठाना लोगों का काम है। चुनाव के समय में लोग सवाल उठाते हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना सबसे बड़ा महापर्व अगर मना रहा है और 90 करोड़ लोगों को मतदान करना है, तो उसमें चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार उन पे आरोप, जैसे मैं अनेक मामले आए, जैसे अहमद पटेल जी का मामला राज्यसभा वाला आया तो कांग्रेस बहुत खुश हो गई कि नहीं नहीं अब बिल्कुल निष्पक्ष हो गया। दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि सरकार जो है सबको छूट दे रखी है, चुनाव आयोग तो एक पक्षी हो गया है। तो हमारा कहना है कि आप चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था मानते हुए जब वो सक्रियता से काम करे तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है कि चुनाव आयोग अपनी शक्ति को पहचान रहा है। ठीक है, ठीक है। वंदना जी, जितेंद्र जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सक्रियता से काम कर रहा है, हो सकता है हमारे देखने का नजरिया अलग हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ समय तक तो, कम से कम 2-3 दिन पहले तक तो लग रहा था कि चुनाव आयोग को भी शायद लग रहा हो कि उनकी छवि जो है धूमिल होती जा रही थी? क्योंकि आम लोग कह रहे थे कि देखिए, नमो टीवी चला जा रहा है और आज भी चला जा रहा है बिना लाइसेंस के, चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है। भाजपा के कई बड़े नेता जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, गैर जिम्मेदाराना, जहरीले और सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? स्कूल मास्टर की तरह छड़ी लेके कह रहा है हाथ आगे करो, थोड़ा सा छू दिया हाथ को, कहा कि देखिए आपको चेतावनी दे दी है। तो शायद उनको लगा होगा कि आम जनता में भी छवि खराब हो रही है, और ये जो 66 IAS IFS अफसरों ने राष्ट्रपति को उनकी शिकायत कर दी, शायद उससे भी कुछ दबाव बनाओ। मैं कह रहा हूँ, दबाव में कर रहा है कि स्वयं स्फूर्ति से कर रहा है? यकीनन कुछ ना कुछ तो उनको लगा ही होगा कि इनकी छवि खराब हो रही है, आम जनता में खराब हो रही है। क्योंकि जिस तरह के घटनाएं सामने आ रही थी, यहाँ तक कि अगर आप देखें अभी जो मुजफ्फरनगर में हुआ है चुनाव, वहाँ के संजीव बालियान, उनका अगर आप भाषण सुन लेते, वो तो धमका रहे थे वहाँ की जनता को। वो कह रहे थे एक हाथ के बदले 2 हाथ लूंगा, एक तमाचा की जगह 2 तमाचा मारूंगा, मैं गांधीयन नहीं हूँ, मैं तो उसको भगत सिंहवादी हूँ, और चुनाव के बाद सबको देख लूंगा। मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह के भाषण देना, फाइनली आप समझ लें कि चुनाव आयोग ने उसका कॉग्निजेंस लिया। अपने प्रधानमंत्री जी पे आप आ जाइए, कमलनाथ को भ्रष्टनाथ बुला रहे हैं। मतलब किस तरह की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देश के आइडियल माने जाते हैं, एक्टिव कैसे हो गया अचानक? जी, इलेक्शन कमीशन अचानक एक्टिव कैसे हो गया? एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, इनको ये लगने लगा होगा कि मुझे शाम को अपनी शक्ल शीशे में देखनी पड़ेगी, मैं क्या जवाब दूंगा, पब्लिक भी सड़क पे न कहीं उतर के खड़ी हो जाए। क्योंकि सब देख रहे हैं कि एक तरफा जो भी इनका निर्णय था, जो भी, पहली चीज तो मैं ये भी कहूंगी, चुनाव आयोग का चुनाव जो है मौजूदा सरकार का से नहीं होना चाहिए, इनका निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि संसदीय समिति कर सकती है, कोलिजियम होना चाहिए। जी, ठीक है। मैं पंकज जी के पास आता हूँ। पंकज जी, ये बताइए, क्या ये भी हो सकता है पंकज जी कि चुनाव आयोग को लगा होगा कि हम इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था हैं
और इस सरकार ने हमें किनारे लगा दिया, कोई परवाह ही नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं। इनकम टैक्स के छापे हो रहे हैं विपक्षी नेताओं पे, विपक्षी नेता और उनके साथियों पे, वो चिल्ला रहे हैं कि देखिए ये पक्षपात हो रहा है, चुनाव से पहले ऐसा पहले कभी नहीं होता था, इनको रोकिए। लेकिन उनको बताया तक नहीं जाता कि छापे पड़ रहे हैं। ऐसे में शायद लगा हो उनको कि जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में हम चुनाव कराते हैं, दुनिया हमसे सीखना चाहती है कि चुनाव कैसे कराना चाहिए, लेकिन इस देश में अंपायर की, रेफरी की कोई इज्जत ही नहीं करता। देखिए, मैं जो समझता हूं, मुझे लगता है कि दो कारण हैं जिनकी वजह से निर्वाचन आयोग एकदम सक्रिय हुआ। पहला कारण तो यह है कि सरकार उसकी जिस तरह से अनदेखी कर रही है, उससे निर्वाचन आयोग के भीतर गंभीर चिंता थी। दूसरा, इस बीच जो जन दबाव है, आप सोशल साइट्स पे देखिए, पिछले कुछ वक्त से चुनाव आयोग के बारे में कैसी कैसी टिप्पणियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग को केचुआ कहा जा रहा था, केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ। तो अब केचुआ तक अगर चुनाव आयोग को जनता कह रही हो, सोशल साइट्स पे ये सब चल रहा हो, तो आखिर एक सीमा आती है जब ज़मीर उठ के खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का ज़मीर जाग गया, अंततः जाग गया, और ये चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, एक, जैसे मैंने कहा, एक शुभ लक्षण है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, चुनाव आयोग तो चलो केंचुआ से हिरण बन गया मान लीजिए, लेकिन क्या कारण है कि राजस्व सचिव ने चुनाव आयोग की सलाह मानने के बजाय उनको सलाह दे डाली? और उसे क्या करना चाहिए? हमें, वो कह रहे हैं हमें पहले से ही पता है कि निष्पक्ष क्या होता है, तटस्थ क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है, और चुनाव आयोग को कहा कि आपके अफसरों को आप सलाह दीजिए कि उनको पता लगे कहीं पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे इनकम टैक्स वालों को ज़रूर बता दें ताकि वो एक्शन ले पाएँ। मतलब ऐसी हिम्मत कैसे होगी राजस्व सचिव की? इसके बारे में क्या कहा जाए। राजस्व सचिव का अगर सामना टीएन शेषन के चुनाव आयोग से हुआ होता तो पता लगता है कि चुनाव आयोग क्या होता है। अब चूंकि इस वक्त, जैसा कि पंकज जी भी कह रहे थे, कि अभी तक पिछले करीब 2 साल से चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरह की एक छवि जो बनी चुनाव आयोग की, तमाम कारणों से, देखिए, एक फैसला चुनाव आयोग ने किया था अहमद पटेल वाला, गुजरात के जब राज्यसभा चुनाव का, तो एकदम से चुनाव आयोग के बारे में छवि बनी थी। चुनाव आयोग जो है दबाव से रहित है, जिस तरह का फैसला हुआ था, जितना दबाव उसके ऊपर था, उसके बावजूद एक फैसला दिया, मेरिट पे भी दिया। उसके बाद हम सबको एक उम्मीद बनी थी कि चुनाव आयोग जो है अपने पुराने अवतार में आ गया है, लेकिन बाद में तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे चुनाव आयोग की छवि ऐसी बनी कि चुनाव आयोग जो है बहुत कमज़ोर हो गया। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब संवैधानिक संस्था की छवि ये बन जाए कि वो कमज़ोर हो गया है, तो फिर राजस्व सचिव हों या गृह सचिव हों या कोई हो, फिर अधिकारी जो है वो अपने तरीके से अपनी अफसरशाही दिखाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वही है कि राजस्व सचिव साहब को ये कोई उनका डर नहीं है कि एक संवैधानिक संस्था के निर्देश को आप बजाय उसको जवाबी निर्देश दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कल को आप सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने लगे कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट अपने जजों को देखे। ये कोई बात हुई? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, या आपका CAG, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका मतलब है। और इंस्टीट्यूशंस अगर कमजोर हो गए तो सरकार कोई भी हो तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? आज अमेरिका में ट्रंप के हर कदम पर अगर कोई चेक लगाता है तो इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं ना, और हिम्मत के साथ लगा रहे हैं। तो भारत में जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम पिछले 60-70 सालों में हुआ है, कोई भी सरकार रही हो, नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक और अब नरेंद्र मोदी हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग यहाँ लगातार निरंतरता में होती रही है। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ही डेमोक्रेसी की जान है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग थोड़ा बहुत जागा है, देर से सही, तो वो एक शुभ लक्षण है। जितेंद्र जी, राजस्व सचिव की चिट्ठी में जिस तरीके से, जिस भाव भंगिमा से वो चिट्ठी लिखी गई है, जो उसका टोन है, जिसमें उसने चुनाव आयोग को नसीहत दी है, चुनाव आयोग ने कहा है उसको कि ये बहुत ढीठ तरीका है, गुस्ताख तरीका है, इंसोलेंट, कहा कि आपकी टोन इंसोलेंट है, गुस्ताख है ना। क्या ऐसी गुस्ताखी कोई नौकरशाह अपने आप कर सकता है बिना अपने राजनीतिक आकाओं से पूछे हुए? मैं समझता हूं कि जिस तरह की बात कही जा रही है, अगर राजस्व सचिव ने कुछ भी लिखा है, सवाल यह है कि हम मूल मुद्दे को तो भूल गए। उनको ये नसीहत दी गई थी कि आप निष्पक्ष रहिए और तटस्थ रहिए। उन्होंने कहा हमने दोनों काम किए हैं। अब जिनके पास से करोड़ों रुपए मिले हैं वो ये तो कह नहीं रहे कि हमारा पैसा 1 नंबर का था कि 2 नंबर का था, वो चर्चा पीछे चली गई। सिर्फ हमारे पर छापा क्यों पड़ रहा है, सिर्फ हम ही चोरी कर रहे हैं क्या,
ये सवाल होना भी नहीं चाहिए। राजस्व सचिव ने जो लिखा है उसने अपनी ईमानदारी की बात लिखी है कि आप जो हमको कह रहे हैं हम पहले से ऐसा करते रहे। ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है। टोन और नई टोन देखिए अभी क्या है, बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रपति जी को मैं उनके नाम से नहीं बुला सकता, हमें तो कहना पड़ेगा महामहिम राष्ट्रपति जी, तो मर्यादा होती है ना। राजस्व सचिव ने जो भी लिखा हो, चुनाव आयोग उस पर कॉन्ग्लिजेंस लेगा, उस पे उसको जवाब देगा, लेकिन दे भी दिया है। तो लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर सभी संस्थाएं, कोई जरूरी नहीं है, चुनाव आयोग के अंतर्गत जब चुनाव होता है तो सभी संस्थाएं उसके अंतर्गत आ ही जाती हैं। ठीक है। तो सवाल ये है कि आप समय का सवाल उठाएं कि पैसा कहां से मिला, किस स्टेट से मिला, तो उस पर जवाब राजस्व सचिव ने दिया है। नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि राजस्व सचिव ने जो कहा है ठीक कहा है, मैं सहमत हूं कि जिस तरह से कही गई है ये बात, उसमें एक पूरा कंटेम्प्ट का भाव है, उससे पूरी सरकार का इंसुलेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इंसुलेंट का आप ट्रांसलेशन देख लीजिए, ढीठ है, ढीठ तरीके से बात की है। ढीठ आदमी बोलता है ना, मुझे पता है पहले से मैं क्या कर रहा हूँ। अपना पक्ष रखना और कन्फ्रंट करना, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। तो मेरा सवाल ये था, इस पे हम फिर से आएंगे, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी सरकारी बाबू इस तरीके से किसी संवैधानिक संस्था के साथ गुस्ताखी कर सकता है, और कर सकता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए। चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ है, बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है। किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गांव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। पंकज जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। मैं ये कह रहा था कि सरकार का जिस तरह का माइंडसेट है वो राजस्व सचिव की चिट्ठी में लिखे गए शब्दों से जाहिर होता है। देखिए 2 साल से, और 2 साल से क्या मतलब, एक स्वायत्त संस्था को आप अपने मातहत समझते हैं, खासकर तब जब चुनाव चल रहे हैं, तब आप उस संस्था के प्रति इस तरह के शब्दों का और इस तरह का रवैया अपना कर दिखाना क्या चाहते हैं? वो संस्था चाहती है कि 2 बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग आपसे एक अलग सचिवालय की मांग करता है और आपसे निवेदन करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसका बजट आना चाहिए। वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप निर्वाचन आयोग की कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज जब निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि आप तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से सरकार अपना काम करे चुनावों के इस दौरान, तो आप उल्टे निर्वाचन आयोग को नसीहत देने लगते हैं। तो ये जो पूरा तरीका है कि एक संवैधानिक संस्था को जो अपने आप में स्वायत्त है उसको खासकर उस वक्त जब उसके ऊपर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का जिम्मा है पूरे देश में, तब आप उसको
इस तरह से धमकी जैसी देने का काम कर रहे हैं इस गुस्ताखी के लिए, तो सचमुच इस सरकार को निर्वाचन आयोग से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। वंदना जी, आपने सुना पंकज क्या कह रहे थे, आपके विचार से वंदना जी क्या ये महज एक संयोगी है कि एक तरफ तो राजस्व सचिव चुनाव आयोग को बता रहे थे कि चुनाव आयोग को कैसे अपना काम करना चाहिए, उनके अधिकारियों को क्या करना चाहिए, और वो उनको ना समझाएं, यही था उनका भाव कि हमको मत समझाइए निष्पक्ष क्या होता है और कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही काम करते आए हैं। उन्होंने लिखा ऐसे ही करते रहेंगे। आगे मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जिस एक तरफ राजस्व सचिव चिट्ठी लिख रहे थे, दूसरी तरफ अरुण जेटली अपने ब्लॉग में ये चुनाव के समय होने वाली इनकम टैक्स की छापेमारी का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि बिल्कुल कानून के दायरे में है। तो ये महज संयोग है कि जो राजस्व विभाग जिस मंत्री के अंडर आता है वो भी वही बात कह रहा है, उनका सचिव भी वही बात कह रहा है। तो मैं यही पूछ रहा था कि क्या कोई बाबू बिना राजनीतिक आकाओं के सपोर्ट के बिना ऐसी चिट्ठी लिख सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो भी कर रहे हैं अपने स्वामियों के ही इच्छा अनुसार कर रहे हैं। दूसरी चीज इनकी ये मानसिकता दिखाता है। आप ये बताएं, ये सोच रहे हैं, पहली चीज तो जो अभी के सत्ताधीन हमारे वित्त मंत्री वो सोच रहे हैं शायद कभी वो जाएंगे नहीं, वो हमेशा के लिए यहाँ पे वित्त मंत्री रहेंगे। दूसरी चीज, मैं अपने पत्रकार भाइयों और जो आपके यहाँ पे विश्लेषण कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये जितने कानून हैं सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए ही है? क्या यही कानून जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पैसे पकड़े जाते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप मध्य प्रदेश में छापा मार रहे हैं और भाजपा कहती है कि जितने पेमेंट हो रहे हैं सब चेक से हो रहे हैं। जितने इनके देखिए, आप इनके शो देखिए, किस तरह की इनकी सभाएं हो रही है, वो कैसे हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, इसका सवाल नहीं कोई उठा रहा है। इसमें राजस्व विभाग क्या कर रही है? क्या छापे सिर्फ हम लोगों के लिए हैं, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है? इसका जरा मुझे ये जवाब दे दें इनमें से कोई। ठीक है, ये तो मतलब एक तरफा वो चल रही, तानाशाही चल रही है। समय बहुत कम है, जितेंद्र जी इस पे जवाब दीजिए। चुनाव नहीं हो रहा है, वंदना जी जवाब दे रहे हैं, तानाशाह का चुनाव जवाब दे रहे हैं वीरेंद्र जी। देखिए संक्षिप्त में देखिए, मैं समझता हूं कि अब हमारे पास से पैसे क्यों मिले, इसलिए दूसरे के पास से भी निकलवाओ जाकर, उसको भी चोर बनाओ। हम तो चोर नहीं, वो कह रहे पैसे सब खर्च कर रहे हैं, सब खर्च कर रहे नहीं। कहां से आ रहा है पैसा? सवाल ये है कि जो पैसा, ये कैसे हो सकता है बीजेपी का पैसा सब चेक से आ रहा है, बाकी लोगों का चेक से नहीं आ रहा है? राजस्व विभाग ने जिन पे छापा मारा वहाँ पैसा बरामद हुआ। कहां से पैसे आए? जहां राजस्व विभाग ने छापा मारा पैसा बरामद हुआ, उसका जवाब दीजिए कि वो किसका पैसा है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, उसका आप। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में जो पैसे आए मुकदमा दर्ज हुआ है, बहन जी मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रेस रिलीज नहीं आया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रेस रिलीज नहीं आया। जहाँ भी पैसा मिल रहा है सब जगह मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा कोई बड़ी बात करते हैं, ये छोड़िए, बड़ी बात करिए। क्या किया? 2 लाख रुपए, आगे बात 15 करोड़ बहुत होते हैं। आगे बात करते हैं। अग्निहोत्री जी, क्या आपको लगता है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की दुविधा ये है, पैसे का हिसाब किताब नहीं है? एक मिनट वंदना जी, चुनाव आयोग की दुविधा ये कि उसके पास ऐसी ताकत तो है नहीं, ऐसी शक्तियां तो है नहीं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ कर सके या राजस्व सचिव के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, कानूनी रोक लगा नहीं सकती उनके ऊपर। दूसरी तरफ ये है कि कुछ नहीं करता है चुनाव आयोग, तो लोग कहेंगे कि देखिए ये तो काले धन का प्रयोग करने दे रहे हैं इलेक्शन में, जैसे कि जितेंद्र जी कह रहे हैं। तो इस दुविधा से कैसे निकला जाए? नहीं, देखिए ये तो दुविधा से, यही चुनाव आयोग, इतनी ताकतें, इतनी शक्तियां टीएन शेषन के जमाने में भी थी, कोई अमेंडमेंट तो टीएन शेषन करवाया नहीं था जी। और टीएन शेषन के बाद से लोगों ने चुनाव आयोग की ताकत को जाना, और टीएन शेषन की लिगेसी ही लिंग 2 से लेकर के और कुरैशी तक चलती रही, और उसी लिगेसी में तमाम सारे चुनाव तरीके से हो गए। अब ये तो जो कुर्सी पर बैठे हुए चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दूसरे जो अधिकारी जो लोग हैं, तो उनको कैसे इस मुद्दे को डील करना है प्रभावी तरीके से, कि जिससे जो है संवैधानिक संस्था की साख भी बनी रहे, और साथ में किसी दूसरे नौकरशाह की आगे भविष्य में इस तरह की चिट्ठी लिखने की, टकराव लेने की हिम्मत भी ना हो। ये तो उनको तय करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है यही अधिकार टीएन शेषन के पास थे, यही अधिकार लिंग 2 के पास थे, यही अधिकार दूसरे चुनाव आयुक्तों के पास है जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब ये तो उनको तय करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि राजनीतिक दल और सरकार को, कोई भी सरकार हो,
उसको चुनाव के समय राजनीतिक दल की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को सरकार की तरह काम करना चाहिए और राजनीतिक दल को राजनीतिक दल की तरह काम करना चाहिए। कल को अगर कांग्रेस सरकार थी या भविष्य में कोई आती है या कोई गैर भाजपा सरकार आती है, वो भी अगर इसी तरह करेगी या आज जो हो रहा है, तो फिर कुल मिला के संस्थाओं का क्या होगा। और हम लोग देखिए, ये आरोप लगा, कांग्रेस में भी आरोप लगता रहा कि कांग्रेस ने संस्थाओं का बड़ा दुरुपयोग किया और ये किया, तो कम से कम अब एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करिए कि संस्थाएं जीवित रहें, सरकारें आती रहती है। पंकज जी, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात कही है विनोद जी ने कि पार्टी और सरकार में फर्क होता है, और वो फर्क तभी होता है जब सरकार मर्यादा में काम करती है। हमारे जनतंत्र के दो आयाम हैं, एक है कि मर्यादा में राजनीति करनी चाहिए और दूसरा है कि कानून के दायरे में करनी चाहिए। तो एक तरफ मर्यादा है, दूसरी तरफ कानून है। लेकिन आज लगता है कि ऐसे सरकार, ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं, ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं जो मर्यादा की तो चिंता करते ही नहीं हैं, और इतने वकील आ गए हैं राजनीति में कि कुछ भी आप कर लीजिए, वो कहते हैं ये तो कानून के दायरे में, कोई ना कोई कानून निकाल ही लेंगे। देखिए, पिछले 35-40 वर्षों से पत्रकारिता में रहते हुए हम सभी लोगों ने तरह तरह की सरकारें देखी। हर सरकार के ज़माने में कुछ न कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ न कुछ खामियां भी सामने आती हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से जिस तरह की सरकार इस देश में चल रही है, उस तरह की सरकार कभी किसी ने नहीं देखी। जिस मनः स्थिति के साथ, जिस मनोदशा में, जितनी आत्ममुग्धता के साथ, और मैं मर्यादा और कानून की बात कर रहा था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से ये सरकार किसी भी मर्यादा का पालन किसी भी मामले में नहीं कर रही है। कानूनों को तो छोड़िए, एक नैतिक मर्यादा, एक कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं मर्यादा के, उनका भी इस सरकार ने किसी भी मामले में कहीं भी, तो फिर हमारा जनतंत्र चल नहीं पाएगा। अगर ऐसे ही रहा तो जनतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि मर्यादा में रहना भी आवश्यक है और कानून का पालन भी आवश्यक है, और सरकार और पार्टी में फर्क करना भी आवश्यक है। लेकिन लगता है ये सब बाउंड्रीज तो चलेगा, धुंधली हो गई, जनतंत्र को भी और कोई वो खतरा अपने नहीं रास्ते है, निकाल लेगा। और ऐसी बहुत हमारा सरकारें जनतंत्र आई कमजोर गई नहीं हैं। है, सरकारें आती रहेंगी, पार्टियां आती रहेंगी, ठीक है। जनतंत्र तो इस देश की जनता चलाएगी। चलिए, यही हमारी भी प्रार्थना है, लेकिन आज समय इतना ही है, चर्चा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।